नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान की। छत्तीसगढ़ में चुनावी परिणाम अभी नहीं आए हैं, लेकिन प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर बहस गर्म है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है और कांग्रेस के जीतने की स्थिति में उनके मुख्यमंत्री बने रहने की प्रबल संभावना है। किंतु जिस तरह प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय एजेंसियों ने भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसे देखते हुए कांग्रेस को प्लान बी पर भी काम करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ये कहकर सनसनी फैला दी है कि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो अगली बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंहदेव ने सीधे तौर पर तो कुछ कहा नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि उनके समर्थक और शुभचिंतक उन्हें मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। सिंहदेव की इस महत्वाकांक्षा का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सिंहदेव की इच्छा बड़ी देर से जागृत हुई है, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है। रमन सिंह बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। जीतने पर बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी अभी तक पता नहीं है, इसलिए बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है और रमन सिंह भी दावेदार है। तो क्या चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में कोई नया चेहरा सामने आने वाला है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। कि कोई भी स्वतंत्र है, अपना बात अपना इच्छा रख सकते हैं, किसी कोई पाबंद नहीं है, लेकिन इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत बयान है। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, पिछले समय भी दौड़ में थे, आज भी है। मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। फेस को लेकर घमासान शुरू हो गया है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। अनिल चौहान हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल अनिल जी आपसे। लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक और आपकी पार्टी 75 पार का दावा कर रही है, तो वहीं अब मुख्य डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान के बाद जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। देखिए अस्मिता जी, बहुत स्वाभाविक सी बात है। जो पार्टी 71 सीटों के साथ इस प्रदेश में शासन में रही हो, इतना बड़ा बहुमत मिला हो, उसके बाद लगातार जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्र के वादों को कांग्रेस ने पूरा किया और कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है का नारा बुलंद हुआ, तो आज जनता के बीच एकदम सीधा सा परसेप्शन बना हुआ है, एक नैरेटिव बन गया इस पूरे प्रदेश में। इवन ऑफ स्क्रीन भाजपा के भी नेता कहते हैं कि इस सरकार तो आपकी ही बन रही है, तो जिसकी सरकार बनेगी उसी में तो मुख्यमंत्री पद की बहस होगी। और मुख्यमंत्री पद के लिए एक वरिष्ठ नेता ने पुनः अपनी इच्छा जाहिर की है, महत्वाकांक्षा जाहिर की है, तो उसमें कोई बुराई मैं नहीं समझता। देखिए, बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सारे लोगों को अपने विचार रखने का अवसर दिया जाता है, लेकिन सारी चीजें, ये सारी कवायद विधायकों के बहुमत और हाईकमान की सहमति से आखिरी में होगी। कोई भी नेता जो वरिष्ठ नेता है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। मैं या प्रवीण साहू जी आप तो नहीं कह सकते भैया हमको मुख्यमंत्री बनना है। जो वरिष्ठ है वो तो स्वाभाविक तौर पे कह सकते हैं कि मैं। मगर चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजों के कुछ दिन पहले इस प्रकार के बयान जब डिप्टी सीएम देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और भूपेश है तो भरोसा है, इस प्रकार के नारे जो है छत्तीसगढ़ में लग रहे थे पहले, मगर चुनाव कैंपेन की अगर हम बात करें तो वही नारा चेंज हो जाता है, भरोसे की सरकार का नारा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है अस्मिता जी, ये प्रारंभ से नारा था कि कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। ये हमारा शुरू से दोनों स्लोगन था और उसका कारण था कि सरकार में बैठते ही जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी, धान की कीमत लगातार
जो प्राथमिकता के क्रम में जो ज्यादा बड़ी आबादी को प्रभावित करते हो, जो एकदम नेसेसरी हो, उन वादों को पूरा करने का काम हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया, जहां प्रतिदिन 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे, आज 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। तो देखिए, लगातार जो भरोसे की सरकार चली, इसलिए हमारा नारा था, कुछ भी नहीं बदला है, सारी चीजें सेम है। स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि डिप्टी सीएम आपके लिए चैलेंज साबित हो सकते हैं परिणाम में कुल मिलाकर? तो चलिए, अभी हमने अभी कांग्रेस प्रवक्ता की राय ली। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, एक और आप जो है कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रमन सिंह का जिस प्रकार से बयान आया, उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव को बड़ी देर से इच्छा हुई मुख्यमंत्री बनने की, और आप भी जो है सरकार बनाने के यहाँ पर मजबूत दावे के साथ बीजेपी यहाँ पर पेश आ रही है, मजबूत दावे कर रही है कि अच्छी खासी बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। चेहरा तो आपकी पार्टी के पास भी क्लियर नहीं है, चेहरे को लेकर तो आपकी पार्टी में भी लड़ाई है। देखिए, सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को और हमारे सम्मानित साथियों को भी नमस्कार, प्रणाम। सिंता जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमारे यहाँ पार्टी में कोई चेहरे के लिए लड़ाई नहीं है। अंतर कला किसके यहाँ है, जनता जानती है। जिस प्रकार मैं कबीर का दोहा अगर कोट करूं तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। जिस प्रकार इनके अंतर कला चरम सीमा पर है, वो बार प्रदर्शित होता है। जिस प्रकार आदरणीय टीएस सिंहदेव जी को उनके विरोध के चलते उनको चुनाव के 2 माह पूर्व उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। ये प्रमाणित करता है कि इनके यहाँ जब सत्ता थी तब भी अंतरकला था, और जब सत्ता से बाहर जा रहे हैं तब भी अंतरकला है। भाई, मैं पूछना चाहता हूं, आपको यदि टीएस सिंहदेव जी का सम्मान करना था तो आपने उनको 28 जून 2023 को आपने डिप्टी सीएम बनाया था, और तब भी आदरणीय टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि उनके पास पद है लेकिन कोई पावर नहीं है, फाइल में पावर बिल्कुल नहीं साइन करने का। तो निश्चित रूप से उनको जो है बार बार अपमानित किया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यही सम्मान देना था उनको संविदा भर्ती के माध्यम से, तो आपने 4 साल पूर्व, लगभग 4.5 वर्ष पूर्व आपने उनको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंतर्गत चरम सीमा पर है और आप सभी ने मिलकर केवल भ्रष्टाचार किया है। वो तो आदरणीय टीएस सिंहदेव जी जिनमें साहस था कि आपने महत्वपूर्ण विभाग से त्याग पत्र देकर कहा था कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों का घर नहीं बना था। ये भी निश्चित रूप से साहस है, लेकिन जिस प्रकार इनके अंतरकला है, ये प्रदर्शित करता है कि इनके सत्ता तो आने वाली नहीं है। आपको नहीं लगता बीजेपी में भी अंतरकला है? चलिए ठीक है, कांग्रेस में तो 1 से 2 नाम ऐसे हैं जिन पर लड़ाई है। बीजेपी की अगर बात करें तो 21 उम्मीदवार है, 21 नाम है, हर वर्ग से अलग अलग नाम आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? ओपी चौधरी को गृह मंत्री कहते हैं कि बड़ा आदमी बनाएंगे, रमन सिंह का भी नाम इस रेस में है। फिर यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खूबसूरती है, जिसपे आपने कहा कि 21 नावेदार है, 21 का 42 भी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ फुटबॉल नहीं मचा हुआ है। हमारे यहाँ विधायक दल का जब नेता चुना जाएगा तो सर्वसम्मति से चुना जाएगा और उसको सब स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस प्रकार 2.5 सल्फर का फॉर्मूला उनके यहाँ लागू किया गया था, उस 2.5 साल के फॉर्मूले को मना करके जिस प्रकार उनका अपमान किया गया, जनता ने देखा है। जिस प्रकार एक आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, इतने बड़े नेता को अपने अगर महत्वपूर्ण विभाग से त्याग पत्र देना पड़ रहा है, निश्चित रूप से सरकार ने कोई काम नहीं किया और संगठन तो है ही नहीं। जिस प्रकार आपने दीपक वैद्य जी का क्लिप चलाया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को मुख्य दर्शन क्यों बनाया? जिस प्रकार आपके अध्यक्ष को इतना अधिकार नहीं कि अपने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके, इनके जिला अध्यक्ष की नियुक्ति आला कमान करता है, तो आपने केवल एक आदिवासी वर्ग के अच्छे नेता को केवल डमी बनाकर रखा है, केवल मुख्य दर्शक बना के रखा है। सर्व वर्ग का आपने अपमान किया है, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो। ठीक है अनिल जी, इससे पहले मैं भी कई सारे बयान सुन रही थी डिप्टी सीएम के, टीएस सिंहदेव के। कई सार्वजनिक मंचों पर अपनी नाराजगी वो जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी उन्हें मौका नहीं देती, सरगुजा से बाहर वो कट ऑफ उनको ऐसा फील होता है कि अलग है, सरगुजा संभाग तक ही जो है उनकी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो पिछले 1 साल से उनकी दिखी जा रही है। देखिए स्मिता जी, कांग्रेस की यही खूबसूरती है, हमारे नेता खुलकर कहीं भी कोई भी बात रख सकते हैं। विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी गौण थी। हमारे ही नेता सरकार पर जहां सरकार को फीडबैक देना है देते थे, शिकवा शिकायत करते थे। भारतीय जनता पार्टी ना सड़कों पे दिखी ना सदन में दिखी। ये हमारे पार्टी की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आदिवासियों की बात कर रहे थे हमारे विद्वान प्रवक्ता प्रवीण साहू जी, उनको शायद भूल गया है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन, एक ही दिन, उसी दिन इनके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को इन्होंने अपमानित करके पद से हटा दिया और दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये आदिवासी हितों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मोहन मरकाम जी थे, अपना टर्म पूरा किए, अब दीपक वैद्य जी कमान संभाल रहे हैं और पूरी मुस्तैदी और जवाब मैं लेना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी के बयान पर सीता जी सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात पूरी
करूंगा। सिंहदेव जी के बयान का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में सिर्फ सिंहदेव जी की प्रवक्ता बनकर रह गई है, उसी में घिरी हुई है। और ये कहीं ना कहीं सिंहदेव जी की खासियत है कि वो भाजपा को गौण करके पूरी चीजों को अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। या तो भूपेश बघेल जी की बात होती है या सिंहदेव जी की। भाजपा के पास ना मुद्दा है ना कोई चेहरा है, एक भी चेहरा आप नहीं कह सकते जिसको ये मुख्यमंत्री के लिए इस चैनल पर अनिल जी, ठीक है, जवाब इसका लेंगे, मगर उससे पहले नागेंद्र जी का रुख करूंगी। नागेंद्र जी, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने सुना, क्या लगता है सीएम फेस कौन हो सकता है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस जो है मजबूत दावेदारी के साथ यहाँ पर पेश आ रही है, वहां पर भी सीएम फेस को लेकर तकरार है, बीजेपी में भी जो है 21 दावेदार है, क्या कहेंगे आप? देखिए अस्मिता जी, सारे प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो मत पार्टियों में कैद है। 3 दिसंबर को फैसला होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत के आ रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री की बात होगी। और जाहिर रूप से आप देखिएगा कि दोनों पार्टी ने अपने अपने कद्दावर नेताओं को कहीं ना कहीं अपना एक मन तो बना रखा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये तो तय है। और रही बात अभी जो मामले उठ रहे हैं, टीएस बाबा जो है, मुझे अच्छे से याद है और आप सभी जानते हैं कि 2018 के चुनाव के बाद भी एक तरीके से उनका नाम उछला था कि वो मुख्यमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार है, लेकिन परिस्थितियां बदली और बहुत कुछ बदलाव देखा हमने। और इसके बाद भी जो समझौते की जो बात होती है, जिसको बार बार ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 2.5 साल का एक अवधारणा भी बनी थी कि इसमें दोनों को अवसर दिया जाएगा। और अंततः आखिर में यह हुआ भी कि 5वें साल में उनको कुछ समय के लिए डिप्टी सीएम बना के उनको संतुष्ट किया गया। और जैसा कि बार बार ये बातें आती है कि बीजेपी ने कई बार ऐसे उनके कई बयानों को वाकई में उनको उठाया है, इस मामले में हमेशा वो सुर्खियों में रहे, अखबारों में कई बार पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी करी, तो उनकी मंशा रही है। और वो एक लोकप्रिय नेता है टीएस बाबा जो है, उनकी प्रशासनिक क्षमता के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही जाती है कि वो एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते थे। खैर ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो किसको अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। और अब इस चुनाव में भी आपने देखिए कि आखिर में तो कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ी है, अभी उन्होंने भी अपना कोई चेहरा, कोई सिंबल अभी दिखाया नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, अब ये तो बिल्कुल सच कहा आपने कि ये तो इनकी किस्मत जो है कैद हो गई है, वो 3 तारीख को ही पता चलेगा। प्रवीण जी, लगातार जो है बीजेपी यहाँ पर, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कॉन्फिडेंट है, और कई बार जो है आप टीएस सिंहदेव की बात को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आए, जैसे कि अनिल जी ने भी कहा, लगातार जो आपके पार्टी में हर बयानों में टीएस सिंहदेव का जिक्र हो जाता है, और कई बार आपकी पार्टी के कई सारे नेताओं ने ये इच्छा भी जाहिर की कि वो आपकी पार्टी में आ जाए। अभी भी उनको नेता प्रतिपक्ष बनने का ऑफर मिला है विपक्ष में, तो आप नेता प्रतिपक्ष क्यों बना रहे? इतना आपको प्यार है तो मुख्यमंत्री का ही दावेदार उन्हें बना दीजिए, क्योंकि बनना समय के बहुत सारे उत्तर हैं, उस समय आने दीजिए, उत्तर मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार ये कह रहे थे कि टीएस सिंहदेव जी का हम जो है उनके प्रवक्ता बन के बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोहन मरकाम जी ने जब डीएमएफ फंड में घोटाले की बात करी थी तब उनको हटा दिया जाता है। आदरणीय अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया कि 69,000 मेट्रिक टन चावल गायब हो चुका है। तो देखिए, इनके सरकार के कद्दावर मंत्री, चाहे वो भगत जी हो चाहे मोहन मरकाम जी, अलग चर्चा का विषय है। अभी हमारा विषय चेहरे को लेकर है, तो हम उसी पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वही कह रहा हूं, अलग से चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये कह रहा हूं, इनके यहाँ कोई चेहरा नहीं। इस प्रकार आदरणीय अनिल जी ने कहा, पहले कहा कि भरोसे की सरकार, और निश्चित रूप से जिस प्रकार आपने उन पर टिप्पणी की जो सही थी कि पहले नारा चलता था भूपेश है तो भरोसा है, आला कमान ने इस नारे को नकार करके कह दिया कि भरोसे की सरकार, क्योंकि भूपेश बघेल जी के कार्य में इतने भ्रष्टाचार संलिप्त है कि आला कमान स्वयं नहीं चाहता कि उनका चेहरा हो, इसलिए सामूहिक नेतृत्व की बात की जाती है। जिस प्रकार पीएससी में घोटाला किया, कहावत है कि जाले जब खुद के घर में हो तो दूसरों के घर पर नहीं देखना चाहिए। आपकी पार्टी में कितनी क्लियरेंस है चेहरे को लेकर, ये सबको पता है शुरू से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी की बात कीजिए, आपके पास कौन सा वो चेहरा होगा? ठीक है, अगर आप जीत भी जाते हैं तो कौन मुख्यमंत्री होगा?
श्री ओम माथुर जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया लगभग चुनाव के 3 माह पूर्व कि हमारे यहाँ कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। जिस प्रकार हमारे यहाँ कोई अंतर कला नहीं है, किसी ने किसी भी समर्थक के ये कहने का कि हमारे सीएम XYZ व्यक्ति होंगे। देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि वो भारत माता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ वो इस भाव से वो कार्य कर रहा है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं है। लेकिन चाहे यहाँ पर TS के गुट की बात करूं, भूपेश बघेल जी के गुट की बात करूं, यहाँ तक गुटों में बटी हुई पार्टी है। और मैं तो पहली बात कहना चाहूंगा कि इनकी मुंगेरी लाल के सपने के सीएम कौन बनेगा, अनिल जी से इसका जवाब लेंगे। अनिल जी, 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात यहाँ पर बार बार आ रही है। 2.5 साल वाली जब बात हुई थी, एक और तो आप कहते हैं कि आला कमान जो है फैसला लेगा कि कौन होगा सीएम फेस। आला कमान ने 2018 में भी ये कहा था कि 2.5 साल जो है दोनों को ही मुख्यमंत्री का पद मिलने वाला है। तो यहाँ तो आप समझ ही नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या है। आला कमान की बात आप नहीं मानते हैं और फिर आप कहते हैं कि फैसला भी वही लेंगे। अस्मिता जी, कहीं भी ये बात नहीं आई कि आला कमान ने इस तरह की कोई बात कही थी। ना तो TS सिंहदेव जी ने कहा, ना तो भूपेश बघेल जी ने कहा। इसलिए ये प्रश्न तो मैं समझता हूं कि बेकार है कि 2.5 साल की कोई बात हुई थी या नहीं। ये बंद कमरे की बात है, ना इसे मैं पुष्टि कर सकता ना आप। दूसरी बात यह है कि हास्यास्पद बात भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कर रहे हैं। 11-12 विधायक हैं, कह रहे 21 सीएम के चेहरे हैं इनके पास। अरे चेहरा कोई बताने को तैयार नहीं। हमारे पास जो संभावित चेहरे हैं, आप देख सकती है कि 5-7 इतने बड़े चेहरे हैं कि सारे लोग मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं और लायक लोग हैं। वो मुख्यमंत्री उतनी लोकप्रियता है, प्रदेश स्तर के चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी इतनी चरम पर है कि रमन सिंह जी तो दागदार हो गए हैं। चाहे चिट फंड कंपनी ले लीजिए, झरिया मारी ले लीजिए, नसबंदी ले लीजिए, गर्भाते ले लीजिए, इतने कांड हैं कि ये कहीं से वो चेहरा बन ही नहीं सकते। अब दूसरे चेहरों की बात है, वो एक जिलों तक सीमित है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ओम माथुर जी सीएम बनेंगे, अमित शाह जी बनेंगे, या नरेंद्र मोदी जी को सीएम पार्टी का क्लियर कीजिए। अगर कांग्रेस जीतती है तो कौन चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा जी? अगर कांग्रेस जीतती है छत्तीसगढ़ में तो चेहरा कौन होगा? भूपेश बघेल, TS? देखिए अस्मिता जी, हमारे यहाँ मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ माननीय भूपेश बघेल जी तो स्वाभाविक चेहरा है। उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा है और वो अभी मुख्यमंत्री थे और सफल मुख्यमंत्री, देश के सफल मुख्यमंत्रियों में एक है। TS सिंहदेव जी भी हमारे वरिष्ठ और बहुत लोकप्रिय नेता हैं। ताम्रध्वज साहू जी हैं, चरणदास मान जी हैं। हम तो नाम लेने को तैयार हैं। हमारे पास 4-5 इतने लोकप्रिय नेता हैं जिनका तजुर्बा इतना है कि किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। बहुत अच्छे प्रशासक, बहुत लोकप्रियता, प्रदेश स्तर के नेता हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सोचिए कौन सी नकेल कसी गई है कि एक भी व्यक्ति का नाम लेने में प्रवक्ता से लेकर नेता तक डरते हैं। ठीक है प्रवीण जी, आपने सुना अनिल जी को, आप कुछ कहना चाहेंगे? शुरू से देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, मगर अब जो है स्थिति साफ हो गई। अब तो आपको नाम की घोषणा करनी होगी क्योंकि अब तो चुनाव भी हो गए। अनिल जी के सवाल का आप जवाब अगर देना चाहे। देखिए, हमारे यहाँ विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें नाम स्पष्ट हो जाएगा। ये अपनी चिंता तो कर ले। जिस प्रकार आप पहले हमारे नामों की पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति होती है कि जहां पर बैठक में तय होगा कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। लेकिन जिस प्रकार ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देकर के सत्ता आएगी, 11-12 से 18 हो जाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। आपके पास ना नेता है ना चेहरा है ना मुद्दा है। आप प्रवीण जी अपनी वाक पटुता से चीजों को मत छिपाइए। 2-3 तो संभावित 4 चेहरे बता दीजिए, 5 बता दीजिए, एक चेहरा तो बता दीजिए। अमित शाह जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। समस्या इस बात की है कि कितनी डिक्टेटरशिप, कितनी बड़ी तानाशाही, मुद्दा और चेहरे के बिना ईडी IT के भरोसे कितना चुनाव लड़ेंगे आप? आज तो NIA के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। NIA भी आपके प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ठीक है, अब ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। समय काफी ज्यादा नजदीक है, 3 तारीख को ज्यादा दिन नहीं है। नागेंद्र जी, क्या लगता है TS सिंहदेव का आखिरी चुनाव है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के लिए कितना चैलेंजिंग? देखिए, अगर देखा जाए तो ये वाकई में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो बार बार उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी, पहले भी जताई थी और अभी भी। जब अगर एक वरिष्ठ नेता है, वो छत्तीसगढ़ में उनकी अपनी लोकप्रियता है और उनके साथ बहुत से मुझे लगता है कि विधायक जो है उनका समर्थन करते हैं, तो एक अवसर उनको देना कांग्रेस पार्टी की भी मुझे लगता है कि एक सोच में शामिल होगा ही होगा। और दोनों ही पार्टियों की देखिए बात वैसे ही है कि रिजल्ट आएगा, सारे विधायक बैठेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें पार्टी फोरम में बैठक के बाद विधायकों की इच्छा से ही तय होगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। तो अब देखना यह है कि कौन से ऐसे लोकप्रिय नेता बनते हैं दोनों पार्टी में से, जिनको विधायक अपना
नेता चुनते हैं और प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनता है। बिल्कुल, सीएम फेस इस बार जो है काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखना कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का असली किंग। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर घमासान शुरू हो गया है। नतीजे 3 तारीख को आने हैं, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियां हैं जो है अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि इस बार 75 पार सीटें लाएंगी, तो वहीं बीजेपी भी बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कह रही है। लेकिन इन दोनों पार्टियों में एक चीज कॉमन है, चेहरे को लेकर अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं देखी जा रही। अगर हम बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की, दोनों ही पार्टियों के पास अभी कोई अहम चेहरा नहीं है। जहां कांग्रेस में भी जो है गुटबाजी की बात पहले जो कही जाती थी वो सिद्ध साबित हो रही है, क्योंकि टीएस सिंहदेव लगातार जो है जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो वहीं बीजेपी में भी 21 उम्मीदवार सीएम फेस को लेकर जो है सामने आए हैं। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा, 3 तारीख को ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ का असली किंग कौन होगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।